बडिंग नया एंटरप्रेन्योर है, वो सोच रहा है कि उसने मेरा अपना प्रोडक्ट बना लिया, कैसे अप्रोच करे, कैसे वो मार्केट में जाए और उसके लिए क्या तरीका है अपने प्रोडक्ट को ग्रो करने का। बिजनेस के कुछ अपने फ्रेमवर्क है जो कि सारे बड़े लोग बोलते हैं 7 P's। पहला P हम प्रॉब्लम पकड़ लें। सो ये क्यों स्टार्ट करें, पहले हमें पता होना चाहिए वाई। स्किल या प्रोडक्ट क्या चूज करना चाहिए। अगर हम खान सर की बात करें, फिजिक्स वाला की बात करें, दे आर सेलिंग स्किल। सो मार्केटिंग के लिए अगर फंड नहीं है और आप SOS कंडीशन में है, सबसे पहले कि वो बिजनेस प्लान वे में नहीं था, राइट। आपने ऐसे ही शुरू कर दिया। सो क्या ये इस माइक्रोफोन में हम वेरिएंट लेके आ सकते हैं, क्या हम डिफरेंट कलर दे सकते हैं कि मेरे को मेरा जो प्रोडक्ट है वो कौन से टियर के अंदर लॉन्च करना है, टियर 1 के अंदर जाएं, टियर 2 में जाएं, टियर 3 में जाएं। तो पहले प्रोडक्ट जो भी हम लॉन्च कर रहे हैं वो हमें ये पता होना चाहिए कि वो एक प्रोडक्ट फिट कहाँ हो रहा है, राइट। कि यहाँ पे मेरा बिजनेस ही ग्रो नहीं होगा। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप फाउंडर्स को देखा है कि दिमाग में ठान लिया है कि जब तक दिल्ली नहीं जाऊँगा, जब तक मुंबई नहीं जाऊँगा, बेंगलोर नहीं जाऊँगा, तो मेरी कंपनी सक्सेसफुल नहीं होगी। बहुत सारे कॉर्पोरेट्स का, बहुत सारे बिजनेस हाउसेस का ये जरूर क्वेश्चन है कि जेनजी उसको लेके वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उनको वो स्किल सेट वाले लोग ही नहीं मिल रहे हैं। तो आप गौरव तनेजा कौन है, वो फ्लाइंग बीस्ट, हाँ, ही इज द परफेक्ट एग्जांपल कि कैसे आप वर्चुअल ऑडियंस को फिजिकल में कन्वर्ट करें। वो सवाल भी आपका कवर होता है कि गांव से रह के उन्होंने ये काम किया। आसपास के लोग पागल या सनकी कह रहे हैं तभी वो बिजनेस कर सकते हैं, नहीं तो कर सकते। अगर आप रिस्क से डर रहे हैं तो उनको 1-2 साल जॉब और करनी चाहिए। या नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। मैं और प्रणव मिलते हैं ऐसी पर्सनैलिटीज़ के साथ में जो अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग कर रहे हैं। आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज हम लोग मार्केटिंग के उन सारे चैनल्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको सक्सेसफुल बनाएंगे। तो हम ऐसे आज शख्सियत से मिलने वाले हैं जिन्होंने अपने प्रोडक्ट को, बेंचमार्क के नाम से उनका प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट पहले तो इन्होंने टियर 1 में उसको सक्सेसफुल बनाया, उसके बाद इस प्रोडक्ट को लेके गए टियर 2, टियर 3 जितनी भी सिटीज़ हैं वहाँ पे उन्होंने अपने मार्केटिंग के आइडियाज़ के साथ में उस प्रोडक्ट को एक हाउस होल्ड नेम बना दिया। तो ये पॉडकास्ट बहुत स्पेशल होने वाला है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो चंदन मिश्रा जी हैं, जो कि स्मार्ट इन्फोविजन के फाउंडर हैं। बेंचमार्क के नाम से इनका अपना प्रोडक्ट है। तो सर वेलकम, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच, आपने ग्रेस किया इस स्पेशल पॉडकास्ट को। आज हम लोग बहुत सारे पॉइंटर्स पे आपके साथ में डिटेल डिस्कशन करेंगे कि मार्केटिंग है क्या, कैसे करते हैं, और आपकी जर्नी को डिटेल से एक्सप्लोर करेंगे सर। बिल्कुल सर, एंड थैंक यू सो मच। जो टॉपिक लिया है आपने बड़ा बर्निंग टॉपिक है आज के टाइम में, बिकॉज ये पता ही नहीं कि पैसा लगाना कहाँ है। हर कोई मार्केटिंग करना चाहता है। सर शुरू करने से पहले मैं आपकी थोड़ी सी जर्नी के बारे में पूछना चाहूँगा कि आपकी स्टार्ट करने से पहले, स्मार्ट विजन स्टार्ट करने से पहले आपकी क्या जर्नी रही है। सर स्मार्ट इन्फोविजन स्टार्ट करने के पहले मैं AV इंडस्ट्री में रहा हूँ, ऑडियो वीडियो इंडस्ट्री में। सो मेरे बॉस कहा करते थे कि अगर आपको एक अच्छा इंजीनियर या मैनेजर बनना है तो आपको ग्राउंड की चीज़ें आनी चाहिए। उस वक्त तो समझ में नहीं आती थी, बट अब समझ में आता है कि जितना डिटेल आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में ये पता होगा उतना अच्छा आप डिसीजन ले पाएंगे। 2016 में हमने बिजनेस शुरू किया CCTV कैमरा से। फिर स्कूल में हम लोग प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड। पैंडेमिक के बाद मैं यूट्यूब पे आया और यूट्यूब पे कुछ रिव्यूज़ किया हमने, हेल्प किया टीचर्स और एजुकेटर, यूट्यूबर के लिए। वहाँ से लीड आना शुरू हुआ। देन वो जर्नी स्टार्ट हुआ कोविड के बाद। आज 11 ब्रांच है हमारे, 100+ एम्प्लॉयज़ हैं और हम 100 CR के बकेट में अभी आ चुके हैं। ये बहुत एक सक्सेसफुल जर्नी है, स्पेशली आपने जिस तरीके से स्टार्ट किया। मुझे लगता है कोविड आपके लिए रेवोल्यूशन लेके आया, क्योंकि उसने आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा अपने यूट्यूब का नाम लिया, आपने आपको एक जरिया या एक तरीके से कह सकते हैं एक मीडियम दिया जिसके थ्रू से आप अपने प्रोडक्ट को लोगों तक लेके गए। बहुत सारे लोग अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना चाहते हैं, क्योंकि हमने डिस्कशन किया कि आपने कैसे अपने प्रोडक्ट को छोटे छोटे शहरों तक पहुंचाया। बहुत सारे ऐसे नए एंटरप्रेन्योर्स आते हैं जो लोग सोच रहे हैं कि मैं भी अपना कुछ वर्कआउट करूं, बट उनको मार्केटिंग के बारे में बहुत ज़्यादा आइडियाज़ नहीं होते, या फिर समहाउ वो कंफ्यूज होते हैं कि क्या तो आपके हिसाब से क्या अप्रोच होना चाहिए जो एक ओके बिल्कुल अच्छा सवाल है सर ये।
और सबसे पहले अगर कोई भी प्रोडक्ट है हमारा, जैसे कि हम लोग अभी ये माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हैं, इसी को प्रोडक्ट हम मान लेते हैं जी। ये प्रोडक्ट है सबसे पहले, राइट। और उसके बाद अगर प्रॉब्लम के हिसाब से हमारा प्रोडक्ट फिटेबल है, फिट हो रहा है उस प्रॉब्लम में, तब हमें दूसरे पी पे जाना चाहिए। जी। मेजरली जितनी भी चीज़ें होती हों, पहले पी लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और वो मार्केटिंग की बात करते हैं और उसको मार्केट करना शुरू कर दिया कि हम आपके पॉडकास्ट में 3 अलग अलग माइक्रोफोन अलग अलग कलर के देंगे, जो कि वायरलेस भी होगा, वायर्ड भी होगा। तो अब आपने क्या किया, एक ऐसा गैप पकड़ा, क्योंकि अगर कंडेंसर माइक्रोफोन है तो केवल केबल है, उसमें आपने ब्लूटूथ, वाईफाई, कलर दे दिया। तो अब आप समझिए जो एग्जिस्टिंग मार्केट माइक्रोफोन का था, वहाँ भी आप अपने इनोवेशन और आइडिया से इन कर गए जो जियो ने किया था, और आपने गैप आइडेंटिफाई कर दिया, राइट। तो पहले मुझे लगता है गैप, उसके बाद फिर हम उसकी मार्केटिंग करें कि इसको दिखाना किसको है, बताना किसको है और बेचना कैसे है। ये तो बात हुई स्पेसिफिक प्रोडक्ट की, क्या स्किल्स को भी मार्केट किया जा सकता है? बिल्कुल सर। और स्किल को अगर मार्केट की बात करें तो आज हमारे आपके बीच जितने भी कोचेज़ हैं इंटरनेट पे, वो स्किल सेल कर रहे हैं, राइट। कोई डिजिटल प्रोडक्ट भी नहीं, केवल नॉलेज है। तो स्किल से बड़ा मोनेटाइजेशन तो हो ही नहीं सकता। उसी स्किल को यूज़ करके दिव्य कीर्ति ने ब्रांड बना दिया, अलक पांडे इलाहाबाद से 12वीं पास कोई आते हैं, कम टाइम में यूनिकॉर्न तक जाते हैं, तो यानी कि बहुत बड़े लेवल पे हम कर सकते हैं। अगेन, अगर स्किल को हम फिट कर पाए किसी बर्निंग प्रॉब्लम के साथ, राइट, तो बिल्कुल उसको मोनेटाइज कर सकते हैं। सो अगर कोई एक आज बडिंग एंटरप्रेन्योर है तो उसको अपनी स्किल्स को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, या कोई एक नया प्रोडक्ट लेके आए उसको ज़्यादा मार्केट करना चाहिए? सर, प्रोडक्ट या स्किल हो, सबसे पहले हमें स्किल तो चाहिए ही चाहिए, उसको हम मोनेटाइज करें या ना करें। बिकॉज भारत की बात करें तो कोविड के बाद से जो स्पीड भारत ने पकड़ा है वो अनमैचेबल है। एक्सपेक्टेड ग्रोथ 2029 से 30 तक था जी, बट हम अर्ली स्टेज पे बढ़ चुके हैं। यानी हर किसी के लिए स्किल तो बहुत बड़ा एक चैलेंज है। इवन अगर आप मार्केटिंग कराना चाहते हैं, चाहे वो डिजिटल हो चाहे फिजिकल हो, तो आपको पता होना चाहिए थोड़ा मेटा के बारे में, थोड़ा फिजिकल के बारे में, इवेंट्स के बारे में, ठीक है, कोलैब के बारे में। अगर थोड़ा भी स्किल नहीं होगा तो आप अच्छे कंसल्टेंट हायर नहीं कर सकते, राइट। अब रही बात स्किल या प्रोडक्ट रखना चाहिए, तो ये सर सेल्फ असेसमेंट का पार्ट है। अगेन, कि आपकी इंडस्ट्री क्या है, आपके पास कोर एक्सपीरियंस क्या है। आप एम्प्लॉय के बेस पे कोई कंपनी नहीं बना सकते अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट नॉलेज अच्छा है। क्या आप टेक्निकल हैं? देखिए, बहुत सारे उसके ब्रांचेज हैं। कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने के पहले क्या स्पेसिफिक नॉलेज आपके पास है? इंपोर्ट का पावर है, मार्केट का पावर है, फंड का पावर है, टेक्निकल पावर है। पावर को आइडेंटिफाई करिए, फिर जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उसको करेंगे। तो ये बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है, क्योंकि स्किल या वो सेल्फ असेसमेंट के बाद आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट बना के बोर्ड बन सकते हैं, स्किल आप यूज़ करके एक कोच, एक ट्रेनर, एक टीचर बन सकते हैं, फिजिक्स वाला बन सकते हैं। हाँ। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है। बहुत सारे जो ऑब्वियसली आपने स्किल की बात की, हमने प्रोडक्ट की बात की, दोनों चीज़ों में एक कॉमन प्रॉब्लम जो जितने नए यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बन रहे हैं, वो कहते हैं कि जी हमारे पास में ना डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए या मार्केटिंग, फिजिकल मार्केटिंग करने के लिए अगर कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो हमारे पास मनी नहीं है, फंड नहीं है। ऑब्वियसली हम लोग भी जब नए थे, जब हमने स्टार्ट किया था, तो हमारे पास में भी ये सब कॉमन चैलेंजेस थे। तो ऐसे लोगों के लिए जो बिल्कुल कह रहे हैं कि मेरे पास अभी फंड नहीं है, तो वो लोग कैसे अपनी मार्केटिंग करें? वो लोग या प्रोडक्ट मार्केटिंग हो या स्किल मार्केटिंग हो, उसको वो कैसे एक लोगों तक पहुंचाए अपने प्रोडक्ट को या अपने स्किल को? क्या जरिया हो सकता है सर, क्या तरीका हो सकता है? अब हम खेती की तरफ चलते हैं जी। खेती में आप कुछ भी अगर आप करते हैं तो वो भी मार्केटिंग है। आप पहले खेती करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं जी, फिर आप वेट करते हैं, और वो भी ये फिक्स नहीं होता कि आपको डिज़ायर आउटपुट या रिजल्ट मिलेगा। राइट। अगर कोई आपदा आ गई तो वो भी नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि अगर मार्केटिंग से आपका सेल फिक्स है या ब्रांड फिक्स है, तो आप लोन लो, गोल्ड लोन लो, जो रखना है जैसे रखो। बिकॉज वो पैसा अगर आप राइट टाइम लगाएंगे तभी आप डिज़ायर्ड आउटपुट पाएंगे। एक बड़ा कॉमन, एक अच्छा सिनेरियो आपके आंसर से निकल के आया है
कि आपने जैसे बोला कि आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा, एक छोटा सा रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। कई सारे लोग ये रिस्क बहुत तरह के होते हैं। जैसे कोई किसी को रिस्क होता है कि मैं जॉब कर रहा हूँ, वहाँ से मैं अगर लेट्स सपोज अपना एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट करता हूँ तो फेल हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, राइट? वो फिर उस लिए रिस्क नहीं लेते। या कई लोगों को लगता है कि जैसे आपने बोला कि गोल्ड लोन ले लीजिए, या फिर जो भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, सर्कल है, कहीं आसपास हैं, आप उनसे थोड़ा बहुत हेल्प लेके फाइनेंशियली, क्योंकि एक कहीं ना कहीं से तो आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा। तो वो दुविधा में अटके पड़े। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो जॉब छोड़ूं ना छोड़ूं, बिजनेस स्टार्ट करूं ना करूं, घर वालों से मांगूं ना मांगूं, लोन लूं ना लूं, एक पूरा एक सिनेरियो उनके माइंड में चलता रहता है। तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, कैसे आगे बढ़े? तो सबसे पहले कि अगर उनको, कुछ लोग, एवरेज लोगों के लिए लाइफ में कुछ भी नहीं है, जो एवरेज हैं, किसी बड़े कंसल्टेंट के साथ उनको काम करना चाहिए। यानी कुछ ऐसा एजुकेशन है जो अभी तक वो नहीं ले पाए हैं। देखिए, एजुकेशन का भी अपना पैटर्न अलग है, एकेडमिक अलग है। अगर आपने एमबीए किया है उसके बाद भी आज एजुकेशन, रिस्क मैनेजमेंट आपको आना चाहिए जी। और या तो आप कुछ वर्कशॉप अटेंड करिए, कुछ बड़े बड़े कोचेस के, अपने मेंटल बिलीफ को वैलिडेट करिए। देखिए, सब कुछ माइंडसेट है। आप मान लीजिए आज पॉडकास्ट कर रहे हैं, हो सकता है सोचा आपने 2 साल पहले हो, बट कर रहे हैं अभी, तो आपने तब किया होगा जब आप वैलिडेट कर पाए होंगे कि यस अब करना चाहिए। तो रिस्क नहीं ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ है, उनको डिस्कस करना चाहिए, लेना पड़ेगा। कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, मेरे को एक और चीज़ पूछनी है कि जब भी हम प्रोडक्ट लॉन्च करने की बातचीत करते हैं तो एक मार्केट सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है। इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे ऑडियंस को कि वो अपने इस टियर को पहचान के अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करें? ग्रेट सर। मार्केट फिट। उसके बाद वो एक बायर साइकोलॉजी स्टडी करे, सिमिलर अगर कोई और ब्रांड कर रहा है तो, कि मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है मेरा, अगर कोई और ब्रांड कर रहा है तो पहले बायर साइकोलॉजी हम समझें कि ये कहाँ पे बेच रहे हैं, इनके मीडियम क्या क्या है, डिजिटल है, फिजिकल है, इवेंट्स कर रहे हैं, कैनोपीज लगा रहे हैं, ठीक है, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तब जाके आप टीयर 2 टीयर 3 में कर पाएंगे। अब टीयर 2 की मेंटालिटी क्या है? देखिए, पॉकेट साइज सबका अलग अलग है। टीयर 1 की बात करें, 2 की बात करें, 3 की बात करें। टीयर 1 में जब भी हम काम करेंगे तो टीयर 1 में उनके पास रेफरेंसेस के लिए बहुत सारे पॉइंट है, फिजिकल टच पॉइंट्स है, डिजिटल टच पॉइंट्स है, बड़े बड़े लोग हैं। तो वहाँ अगर आपको इन करना है 1 में, तो आपको प्रोडक्ट और इनोवेशन पे बहुत काम करना पड़ेगा। यानी वो प्रोडक्ट उनके इमोशन से कनेक्ट हो। टीयर 3 में जा रहे हैं, बजट प्लस इमोशन, कि अफोर्डेबल हो थोड़ा बट इमोशन हो। जैसे कि एक दिल्ली के टीचर, एक यूपी के टीचर, एक बिहार के टीचर, और इन्हीं के इंटीरियर लोकेशंस के टीचर में ज़मीन और आसमान का अंतर क्या है। सो इनसिक्योरिटीज़ के वजह से वो रिस्क नहीं लेते हैं। तो अगर कोई प्रोडक्ट आपका आता है कि हाँ हम सिक्योरिटी देते हैं, हम आपको EMI देते हैं, तो वहाँ फिट हो सकता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि टीयर 1, 2, 3 आपका प्रोडक्ट किस साइकोलॉजी से मैच करता है, और वैसे ही आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हैं। वहाँ के लोकल इन्फ्लुएंसर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको डिजिटल जाना है तो उस एरिया में देखिए कौन से स्टार या कौन से इन्फ्लुएंसर अच्छा काम कर रहे हैं, उनके थ्रू मार्केट कर सकते हैं आप। उनका लैंग्वेज बहुत ईजी हो। जैसे आपको गुजरात में काम करना है तो कोशिश ये होना चाहिए कि हमारा लैंग्वेज गुजराती हो, रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए, कंटेंट गुजराती हो, फेस गुजराती हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं अगर हम टीयर 2 टीयर 3 किसी भी स्टेट में जा रहे हैं तो। इसमें इसी सिनेरियो में एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग जो सोचते हैं कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, या फिर मैं लेट्स सपोज किसी टीयर 1 सिटीज़ में नहीं जाना चाहते। उनका लगाव होता है, घर पे रह रहे हैं बहुत सालों से, उनकी एजुकेशन सब कुछ, पेरेंट्स हैं वहीं पे सोच रहे हैं कि भाई लेट्स सपोज मैं पटना से, तो मैं सोचूंगा कि मैं पटना में ही अपना स्टार्टअप करूं। जैसे आपका एक ब्रांच ऑफिस भी पटना में, तो आप वहाँ के कॉमन चैलेंजेस को समझ सकते हैं कि कॉमन चैलेंजेस क्या होते हैं वहाँ पे, कैसे। जैसे आपने बात किया कि बजट प्लस आपका एक तरीके से फ्रेंडली होना चाहिए ताकि आप इजीली वहाँ पे कर सकें।
तो जो लोग, क्योंकि वहाँ पे बड़ा प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, तो स्पेशली टियर 3 सिटीज़ में, पटना को भी छोड़ देते हैं बिल्कुल, अगर आप बात कर लेते हैं समस्तीपुर, दरभंगा, तो इन सब एरियाज़ में अगर आप बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं तो लोगों को बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको यही नहीं पता चलता कि मैं यहाँ पे मार्केट कैसे करूँ, या फिर यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ पे है ही नहीं, वो मेरे दिल्ली में लोग मेरा प्रोडक्ट लेंगे, उनके माइंड में एक मिथ बैठा हुआ है। बट अब रिसेंट में सक्सेस की कुछ केस स्टडीज़ आ रही हैं, जो लोग ग्राउंड रूट पे काम कर रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है कि अगर कोई पर्सन बिल्कुल रिमोट एरिया में है या टियर 3 में है, वो कैसे इंश्योर करे कि मेरा प्रोडक्ट या मेरा स्किल सक्सेसफुल हो, लोगों तक पहुँचे, और मैं एक वहीं से, मुझे ज़रूरत ना पड़े मैं दिल्ली में जाऊँ या मुंबई में जाऊँ, बेंगलोर में जाऊँ, वहाँ जाके मुझे मार्केटिंग ना करनी पड़े, मैं यहीं से अपना सारा काम मैनेज कर लूँ। ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? ग्रेट। अभी लास्ट 2 साल से आप देखे होंगे मोस्ट ऑफ यूट्यूबर और बड़े बिजनेसमैन अपने होम टाउन की तरफ गए हैं जी, वहाँ पे सेटअप किया है। ठीक है, बहुत बड़े बड़े लोगों ने अपने घर पे घर बनाया है, वहीं स्टूडियो बनाया है, वहीं प्रोडक्ट किया है, सब कुछ। रीज़न क्या है? अगर हम इंटरनेट की बात करते हैं तो वहाँ प्लेस मैटर नहीं करता जी, फिर आप कहीं पर भी हो। ठीक है, अगर आप थोड़े से वैलिडेटेड हो, आपका माइंड वैलिडेटेड है, तो स्पेस मैटर नहीं करता, वहाँ का एरिया मैटर नहीं करता। अगर आप अपने शहर से रह के काम करते हो तो आपका कॉस्ट एक तो कम आएगा जी, राइट, टच पॉइंट्स आपके अच्छे होंगे। कोशिश करिए कि लोग वहाँ फेल होते हैं कि अपने ही गांव या मार्केट में काम करना शुरू कर देते हैं जी। उनको थोड़ा मार्केट से दूर करना चाहिए। 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर जाके अपना वो स्टार्टअप करना चाहिए। किसी बेस्ट मार्केटर से, किसी बेस्ट एजेंसी को बात करना चाहिए, उनको अपना प्रॉब्लम, अपने प्रोडक्ट की पोजीशनिंग बतानी चाहिए। लोग बता ही नहीं पा रहे हैं कि जैसे कि मुझे चश्मे की फैक्ट्री लगानी है कहीं, ठीक है, और मुझे पता है पूरा इंडिया मुझे कवर करना है, तो कोशिश ये करें कि हमारा लैंडिंग पेज, हमारा वेबसाइट चश्मे की इंडस्ट्री का टॉप 3 में आता हो। बिकॉज वेबसाइट से थोड़ी ना पता कि आप खेत में काम कर रहे हो या दिल्ली में बैठे हो, बिकॉज वो वर्चुअल प्रेजेंस है ना, यानी वर्चुअल अपीयरेंस आपकी बहुत शानदार होनी चाहिए। जो फिशर होते हैं, स्कैमर होते हैं, वो सोचिए कहीं गांव से बैठ के पूरे इंडिया को हिलाए हैं, उन्हीं से सीख लो। डेडिकेशन उनके अंदर है जी। तो यानी प्रोडक्ट में डेडिकेशन है, आपका अपीयरेंस इंटरनेट के ऊपर, आपके एड्स नहीं सेंस है, कोई बात नहीं। आप 4 साल डिग्री लेने के लिए पैसा देते हो राइट, तो सीखने के लिए भी पैसा दो आप किसी अच्छे को। आप बोलो सर मुझे यहाँ करना है, मुझे यहाँ करना है, आपके पास क्या आइडिया, और एक से मीटिंग मत करिए। आपको कुछ भी चूज़ करने के लिए कम से कम 10 से 15 वेंडर से बात करना है, वही आपको बेसिकली सिखाते वही भी हैं। बताएंगे, और काम उनके साथ करना है जो आपके वेलविशर हों। ऐसा नहीं जो सस्ते में काम कर रहे हैं, बहुत महंगा काम कर रहे हैं। अगर वो आपको समझ रहे हैं, आपको वैलिडेट कर रहे हैं, तो वो आपके एक अच्छे टेक्निकल हैंड्स हो सकते हैं और आप फिर कहीं से कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ में देखी होगी कि जो इंडिया का जो स्टार्टअप है उसके अंदर ये बोला है कि यार इंडिया के जो स्टार्टअप्स हैं वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव स्टार्टअप नहीं है। हम क्या बना रहे हैं, हम जोमेटो की डिलीवरी ऐप बना रहे हैं, उससे हम अपने यंगस्टर को क्या बनाएंगे, हम डिलीवरी ऐप वाला बना देंगे। वहीं जो चाइना के जो स्टार्टअप्स हैं वो टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपका अपना क्या कॉल है कि हमारे जो स्टार्टअप्स हैं वो कहाँ बीट हो रहे हैं? सर अगेन अभी जैसे जो ट्रेड वॉर चल रहा है राइट, ये इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है बिल्कुल, बिकॉज हर एक कंट्री बड़ी होप के साथ देख रही है। ठीक है, आपकी जो गवर्नमेंट अच्छी बात ये है कि थोड़ी फ्लैक्सिबल है और स्ट्रिक्ट है। देखिए फ्लैक्सिबल और स्ट्रिक्ट है तभी आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं या आप कंट्री को चला सकते हैं। अब रही बात अगर लास्ट आप 4 ईयर से देखेंगे तो इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप आए। मैं जोमेटो को ऐसे लेता हूँ, तो ऐसे स्टार्टअप आने चाहिए। वो किसी यूथ को नहीं कह रहे हैं कि आपको डिलीवरी पे आना चाहिए या आपको करना चाहिए, बट अगर वो उसके वजह से कुछ अर्न कर रहे हैं तो जब तक हमारा इकोसिस्टम नहीं बन रहा है, बिल्कुल इंडिया को अपना इकोसिस्टम ऐसा बनाना चाहिए। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। थोड़ी प्रॉब्लम इंडिया में ये है कि जैसे ही बड़े होते हैं लोग, चैलेंजेस आना बहुत शुरू हो जाते हैं उनके लिए। ठीक है, तो अच्छी बात है कि डिजिटल प्रोडक्ट भारत में बढ़ रहे हैं और मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है।
आने वाले टाइम में आप देखेंगे 4-5 सालों में इंडिया एक अलग लेवल पे होगा। मतलब मैं जो फील कर पा रहा हूँ, हंग्री है, हर कोई भूखा है, सब काम कर रहे हैं, अब काम कर रहे हैं, और जो काम कर रहे हैं वो 90s और 80s वाले हैं। आज के बच्चे भी करेंगे देख देख के। जैन जी के साथ सर वही जो ये है, जैन जी के साथ के अंदर बहुत बड़ा इश्यूज ये भी है कि उनकी हायरिंग। हाँ सो जैन जी के साथ प्रॉब्लम ये है सब ना, उनका एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। बायजूस ने इसी जैन जी को यूज़ करके जो लोग 15-20,000 के सैलरी के थे उनको 40,000 सैलरी मिला। तो क्या हुआ, 40 पे उन्होंने एक्सपेक्टेशन बढ़ा, उसी हिसाब से खर्चे कर लिए। तो अभी क्या है कि उनको बढ़ना बहुत तेज है, एक्सपेक्टेशन बहुत है, कम खर्चों में वो काम नहीं कर सकते। जैन जी को सही करना है, केवल वर्कशॉप, ठीक है, प्रैक्टिकल वर्क, तभी जाके वो कुछ कर पाएंगे। अदरवाइज वो अपने लाइफ में बहुत, और आजकल जितने ये टूल्स आए हैं, चैट जीपीटी या ग्रोक की बात करें, ये वैसे भी उनका अटेंशन स्पैम को और डाउन कर लिया है। जब से वो ग्रामर आया है कि आप अगर इंग्लिश गलत लिख रहे हो तो ये करेक्ट करने वाली चीज़ें ज़्यादा ख़राब की है। गलतियाँ कहाँ कर रहे हैं, डर रहे हैं गलती नहीं हो जाए। अरे भैया करोगे नहीं गलती तो कैसे करोगे। एक मॉडल, एक जो हमने देखा है कि यहाँ पे जो एक लैकिंग मॉडल है कि बहुत सारे लोग ना, अब अगर जो हमने भी देखा है कि हमें इंटर्नशिप करना था, कहीं पे भी फ्री में भी मिल जाए, इंटर्नशिप करना था। लेकिन जैसे सर ने बात की जैन जी की कि वो लोग सीधा चाहते हैं कि भाई एक बहुत बड़ा पैकेज मिल जाए, या हमने अभी बायजू की भी बात की कि उन्होंने बड़ा पैकेज दे दिया, बट समहाउ वो मेंटली प्रिपेयर ही नहीं, जैसे वो जॉब गई। एंड बहुत सारे लोग अभी भी जॉब सर्चिंग में, हंटिंग में हैं, या कुछ मिला भी तो उनको कम सैलरी पैकेज पे, और वो इसीलिए क्योंकि उनको लगा वही एक ऑप्शन है। तो जो आपने बात की, आपको क्या लगता है कि जितने भी लोग हैं, जो लोग करियर बनाना चाहते हैं, बिल्ड करना चाहते हैं, प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, ये इंटर्नशिप का रोल या बेसिक छोटी छोटी जॉब्स, जैसे कॉलेज की ड्यूरेशन मैंने की है, मैंने खुद की है, कॉलेज की ड्यूरेशन में जॉब कर लिया, भले 2 मंथ का टाइम है, कहीं से छोटा मोटा इंटर्नशिप कर लिया, या स्किल आपने जैसे मेंशन किया, इन सब चीज़ों का कितना रोल रहता है और वो कैसे आपको प्रिपेयर करते हैं आगे आने वाले, क्योंकि आपके या मेरे लेवल पे हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है कि अब हम कुछ जाके कोई कोर्स कर लें, टाइम नहीं है, बहुत मुश्किल है। उन लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है स्किल वर्कशॉप करना, इंटर्नशिप्स करना, छोटे छोटे जॉब्स करना, और उनको क्या बेनिफिट होगा इससे? सर बेनिफिट्स ये होगा कि जो उन्होंने पढ़ा है, जब वो प्रैक्टिकल करेंगे तो वो एक वैलिडेशन वाली प्रोसेस में रहेंगे। पहले वैकेशनल ट्रेनिंग क्यों हुआ करता था कि वो आपको कुछ टूल नहीं सिखाते थे, आप कहीं जाते थे, आपको वहाँ का कल्चर, वहाँ का माहौल, आप एक एटीट्यूड सीखते थे। इवन पहले लोग अपने बॉस से उनका एटीट्यूड, वो कैसे खा रहे हैं, कैसे वो पी रहे हैं, बिहेव कैसे कर रहे हैं, वो सब सीखते थे। सो आप जब एक पैटर्न सीख लेते हो, ये जितने भी वर्कशॉप है आपको पैटर्न सिखाता है, आपको कोई स्किल नहीं सिखा रहा है, वो स्किल तो ऑलरेडी आप सीख के आए हो, बट उस स्किल का यूटिलाइजेशन क्या है, प्लेसमेंट ऑफ स्किल। जैसे मान लीजिए ये स्किल है, अब आपको मिल गया, सो पीछे जैसे बैकग्राउंड में लगा है, तो मान लीजिए हर एक प्रोडक्ट को मैं स्किल बोलता हूँ, इसका प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है। और ये है, अगर लाइफ कैमरा अगर आपकी दुनिया है तो प्लेसमेंट आप कैसे कर रहे हो, इसको आप ऊपर रख सकते हो, नीचे रख सकते हो, बट प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी स्किल का। राइट। वर्कशॉप और इन सब छोटी छोटी चीज़ों से ना आप प्रॉपर प्लेसमेंट सीख जाते हो अपने स्किल का। सर इसके अंदर एक क्वेश्चन मेरा ये भी रहेगा कि जो हमारा इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, हाँ, वो थ्योरेटिकल ज़्यादा है। राइट सर। तो आपको क्या लगता है कि हमारे को अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर कुछ ऐसा चेंज करना चाहिए कि हमारे को स्किल बेस्ड प्रोग्राम ज़्यादा लेके आने चाहिए, या आप सेटिस्फाइड है हमारे अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम के साथ? सर मैं तो हमेशा वेट करता हूँ कि कभी 5 मिनट की मुलाकात हो जाए एजुकेशन मिनिस्टर से। सो मैं उनसे यही बोलूँ कि आपको कुछ चेंज मत करो, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, सब लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर, सोलोप्रेन्योर, कुछ कोचेज़ जो भारत में नाम किए हैं, उनके साथ एक टाई अप कर लो। अरे महीने में 2 वर्कशॉप करवा दो, फंड गवर्नमेंट कर दे। राइट। वर्कशॉप कराने पे क्या है कि एटलीस्ट उन बच्चों को कुछ समझ में आएगा। अपने भारत में NLP, साइकोमेट्रिक, DMIT अगर कराया जाए, पता है आज बच्चे अंडररेटेड फील करते हैं, वो बच्चे ज़्यादा फील करते हैं जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं,
स्कूल अप टू द मार्क नहीं है, अगर वो बच्चा स्किल है तो आप समझो वो एक अलग ट्रॉमा से गुजर रहा है, माँ बाप समझ नहीं रहे हैं, स्कूल वैल्यू नहीं कर रहा है। उन स्कूलों में अगर कोई टेस्टिंग टूल आ जाए, एक साइकोमेट्रिक टेस्ट आ जाए जिसमें ये बताया जाए कि बेटा तुम्हारा विजुअल बहुत अच्छा है, आपने लर्निंग पैटर्न को ऐसे करो, तो जब आप अर्ली एज में उसका लर्निंग पैटर्न बता दोगे, ठीक है, उसका रिस्क बता दोगे, उसका वो फेवर क्या करता है उस स्किल, तो वो आगे जाएगा। आज आप हम जहाँ बैठे हैं अपने वजह से बैठे हैं जी। अगर हमें पहले बहुत कुछ बताया जाता कि हाँ यार आप ये करो ऐसे करो, तो कुछ ऐसे टूल्स आने चाहिए मुझे लगता है। बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो आपने यहाँ पे रखा है। आज की डेट में जितने भी छोटे छोटे गांव हैं, विलेज हैं, वहाँ पे हम खाना तो दे रहे हैं बच्चों को, भाई वहाँ पे भी कॉस्ट है, ऑब्वियसली हम फूड दे रहे हैं उनको, फैसिलिटीज़ दे रहे हैं वहाँ पे, बट ये जो टेस्ट है या NLP के थ्रू से उनके स्किल सेट को जान लेना या उनको समझ लेना, मुझे लगता है अगर ये हो जाए तो मतलब ये भी अगर हम अपने सिस्टम में कल्चर में ले आएँ, फूड ले आएँ तो ये भी ले आएँ, ताकि उन बच्चों को जो बहुत सारे अनटैप्ड बच्चे हैं या हम कह सकते हैं अनप्रिविलेज, इनको प्रिविलेज ही नहीं मिल पा रहा है। हम लोग तो चलो भगवान का शुक्र है कि अपने दया कुछ ना कुछ लाइफ में कर पाएँ, बट इंडिया का पोटेंशियल, आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत बड़ा पोटेंशियल है और हर एक बच्चे में पोटेंशियल है कि वो बहुत अच्छा कर सकता है और आगे जाके इस देश का नाम जो है रोशन कर सकता है। मेरा क्वेश्चन फिर से उन सारे बच्चों के लिए है या फिर जो लोग अपने करियर को या फिर अपने प्रोडक्ट को या एक बहुत बड़े मार्केटिंग के फॉर्म में लेके आना चाहते हैं, तो कैसे ये छोटे छोटे स्टार्टअप, क्योंकि आपने एक छोटे शहर से आके 100 करोड़ का एक कंपनी बनाया, 100 लोगों की टीम है, 11 लोकेशंस पे आपके अलग अलग ब्रांचेज हैं, आपकी क्या ऐसी, क्योंकि देखिए सक्सेस की बात सब करते हैं, हर इंसान सक्सेस की बात कर रहा है कि ये ऐसे ऐसे सक्सेस हुआ, मुझे यूट्यूब ने एक मीडियम दिया, राइट, ये तो आप सक्सेस की जर्नी से, लेकिन उससे पहले आपकी बहुत सारी ऐसी स्ट्रगल्स रही होंगी या फेलियर्स रही होंगी। उन सारे बच्चों के लिए जो बिल्कुल छोटे छोटे शहरों से ये वीडियो देख रहे हैं, आप उनको अपने कुछ ऐसी फेलियर्स के बारे में बताइए जिसने आपको हेल्प किया या मोटिवेट किया कि नहीं ये गलतियां नहीं करनी है, मुझे इस तरीके से कंपनी को आगे लेके जाना है, और वो कैसे लेके जा सकते हैं, वो कैसे सपना देख सकते हैं कि मैं भी एक 100 करोड़ की कंपनी इस मार्केटिंग स्ट्रेटजी के साथ में या आपकी लाइफ के साथ में सीख के मैं भी एक 100 करोड़ की कंपनी या 500 करोड़ की कंपनी बना सकता हूँ। ओके, ग्रेट। सो डूज एंड डोंट बड़ा मैटर करता है। मुझे लगता है कि जो लीडर या कहते हैं ना कि एक कहावत है, पूत के पाँव पालने में दिखते हैं। सो मेरे लिए गुरु और मेरे कोच बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं शुरू से जी। मैंने 2 कंपनी में जॉब किया है। आज मेरे हर एक स्पेशल डे पे मैं उनको नमस्ते बोलता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ फॉर एवरीथिंग। ग्रेटिट्यूड हर किसी के लिए है अगर उन्होंने मेरे लाइफ में कुछ भी किया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सो मुझे लगता है कि पहले हर किसी को ना ग्रेटिट्यूड लेवल बहुत काम करना चाहिए जी। ठीक है, आप थैंक यू बोलना शुरू करें। अपने लाइफ में हमेशा आपका एक गुरु होना। अच्छा, गुरु चुनते वक्त ना बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कोच किसको सुने जी। सो आपका गुरु अच्छा नहीं होना चाहिए, आपका गुरु सही होना चाहिए। उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसका कैरेक्टर, अगर 3 चीज़ स्ट्रांग है और थोड़ा स्किल में कमज़ोर है फिर भी आप उसको गुरु बनाइए। और बहुत स्किल है, उसका आचरण अगर अच्छा नहीं है तो आप उससे कुछ भी नहीं सीख सकते। वह स्किल आपको बहुत मीडियम है सीखने के लिए। मेरे लिए सर बहुत मैटर किया है हमेशा कि सिखाना। लॉस को मैंने हमेशा एज अ लर्निंग लिया है कि कुछ भी लॉस हो गया है, मैंने सोचा नहीं ये पाथ है, एक जर्नी का एक पड़ाव है जो लॉस लिखा था और फिर से मुझे आगे जाना है। कोई लॉस, वैसे कोई लॉस हुआ आपको ऐसा मेजर? हाँ, जब मैं कोविड के बाद लगभग अपना पूरा पैसा एक्सपीरियंस सेंटर में मैंने लगाया, लगभग 8-9 लाख रुपए इंटीरियर में और 25 से 30 लाख रुपए का हमारे पास प्रोडक्ट था, 2-4 लाख रुपए के हमारे कंप्यूटर एंड ऑल थे। सो मैं किसी बिजनेस कोचिंग में गया था ट्रेनिंग के लिए, फ़ोन आता है कि एसी में कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ है। बस इतना ही बताया गया, मैं आता हूँ, देखता हूँ, पूरा ऑफिस काला, एक भी सामान नहीं बचा था, सारे IFPs पैनल, 35 लाख का लॉस था। तो थोड़ी सी मेरी आंखें नम हुई। लोग मुझे बोलने लगे कि इसकी गलती। मैंने कहा नहीं, किसी गलती नहीं है, स्टॉप, इस पे बात नहीं करना, जो हुआ जैसे हुआ लिव इट।
सो मेरे वाइफ का सपोर्ट हमेशा रहा। उन्होंने कहा कि आपके पास 30 मिनट है, रो लो, जो करना है कर लो, जिसको जो बोलना है कर लो, 30 मिनट के बाद हम इस पर बात नहीं करेंगे, ठीक है, क्या था क्या हुआ, बिकॉज हम ये सब कुछ हमें यहाँ से मिला है। 30 मिनट क्या 10 मिनट हम लोग डिस्कस करते हैं, स्टॉप, उस टॉपिक को स्टॉप। नेक्स्ट डे पूरी टीम को हम कोवर्किंग स्पेस में शिफ्ट कर देते हैं और यही बोलते हैं कि ये महीना आप सबके लिए स्पेशल इसलिए होना चाहिए कि हमें बहुत अच्छा काम करना है। इसके पहले पर मंथ हम लोग 50 लाख या 60 लाख रुपए का धंधा करते थे, बट उस महीने 1.25 CR का धंधा किया हमने, ठीक है। कभी नहीं, ना तो हमने ऑनर को कुछ बोला, ये भी नहीं समझने की कोशिश किया हुआ कैसे, किसकी गलती थी, और आज तक कभी हमने डिस्कशन नहीं किया। और फिर हम कोवर्किंग में थे, जब जो ट्रेनिंग लेने गया था मैं, वहाँ से मुझे समझ में आया, उन्होंने वहाँ पे कथूरिया जी ट्रेनिंग दे रहे थे। अब उस इवेंट से क्या सीखा, एक ट्रेनिंग उस 35 लाख के लॉस से भारी थी। उन्होंने कहा कि एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर है, आप लोग जानते हो, तो किसी के पास नहीं था। तो बोले आप अगर कार खरीद रहे हो, आपका इन्वेस्टमेंट है एक्सपेंस है। कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट बोला, कुछ लोगों ने एक्सपेंस बोला। बोले नहीं, वो एक्सपेंस इन्वेस्टमेंट अलग अलग सिनेरियो पे है। अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है, ठीक है, जो सप्लाई चेन है और जिससे आप खुद ड्राइव करते हैं और घर का भी काम है, तो वो इन्वेस्टमेंट है, वो एक्सपेंस नहीं है। आप घूमने के लिए ले रहे हो तो आपका एक्सपेंस है, ठीक है। तो हमेशा आप कोशिश करिए, जब आप बड़ा रिस्क ले रहे हो और उस वक्त अगर आप उधारी ले रहे हो तो आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए ले रहे हो। अगर इन्वेस्टमेंट है और आपको अपनी इंडस्ट्री पे, ठीक है, कॉन्फिडेंस है, तो जो रिस्क लेना है ना, राइट टाइम ले लो और अर्ली अडॉप्शन पे बिलीव रखो। वही मेरे लिए पॉइंट था, अर्ली अडॉप्शन। मैंने मुथूट का बहुत यूज़ किया, मैडम का पूरा गोल्ड मुथूट वैसा, ठीक है। रिस्क, जब मैंने दोबारा ऑफिस खोला सर, 50 लाख रुपए बैंक से लिया लोन, उसको एक बैंक में रखा, उसको लिखा लॉस फॉर डेंट। ये 35 लाख का लॉस था, अब 50 लाख का लॉस कभी भी हो सकता है, तो 50 लाख लॉस के लिए हमने काम किया। आज भी मेरे बुक में लिखा थी 50 लाख फॉर लॉस डेंट मैनेजमेंट, क्योंकि वहाँ से हमने सीखा था कि बिजनेस तब बड़ा होगा जब लॉस आपको पता हो कितना हो सकता है इसमें, और उसका फंड आपके पास है या नहीं है। जिसने अपने ब्रेक इवन पे काम कर लिया, अपने रनवे कॉस्ट को समझ लिया कि मेरा रनवे कॉस्ट ये है, ये पैसा होना चाहिए, वो कुछ भी कर सकता है। बहुत बढ़िया। आप भी की इसी बात से मेरे को मेरी एक वर्कशॉप का बहुत ज़्यादा एग्जांपल याद आ रहा है। एक लीडर थे, वो अपना एक एग्जांपल दे रहे थे कि जो मर्सिडीज़ हम लोग बाय करते हैं, वो मर्सिडीज़ नेसेसिटी है या शोबिज़ है। सो सबके वही अपने अपने डिफरेंट एग्जांपल थे। तो ज़्यादातर लोगों का ये एग्जांपल था, ये मर्सिडीज़ है या BMW है या जो भी लग्जरी कार है, वो एक शोबिज़ है, अपनी शोशाबाजी के लिए। तब उन्होंने बोला ठीक है, अब अपनी पोजीशंस को थोड़ा सा चेंज करो, नाउ बी अंबानी, बी टाटा और बी एनी गुड बिजनेसमैन। नाउ आप सी देखो इसको, अभी आपको नेसेसिटी लग रही है या आपको ये शोबिज़ लग रहा है। सो उसी से मैं वही चीज़ वर्कआउट करके दे समझ में आया कि हाँ, ये किस तरीके से क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको वो नेसेसिटी है या एक्सपेंस है, वो वहाँ समझ में आता है। हाँ, वो इवेंट्स मैटर करते हैं, प्लस वो किस लिए आप कर रहे हैं। तो ट्रेनिंग सर बहुत ज़रूरी है। मैं बताऊँ, मेरे लाइफ में आज अगर हम लोग 100 CR पे हैं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर वी आर गोइंग फॉर IPO। सो मुझे बिजनेस वही करना था जो IPOable हो। इवन मैंने इन्वेस्टर के साइकोलॉजी को बहुत स्टडी किया है। इन्वेस्टर है कौन, क्या किसके पास पैसा वो इन्वेस्टर है? इन्वेस्टर की अपनी साइकोलॉजी है। इन्वेस्टर किन एंटरप्रेन्योर पे पैसा खर्च करता है, क्या वो स्किल देखता है या एडुकेशन देखता है, वेल्थ देखता है, क्या देखता है एक इन्वेस्टर? सो इन्वेस्टर पे हमने स्टडी किया। जिसमें मैं कमज़ोर हूँ या मुझे लगता है कि मैं वीक हूँ, मुझे उसमें इंडिया के टॉप 5 ही कंसल्टेंट चाहिए, वो चाहे जितना पैसा लें। सो हमारे CFO भी इंडिया के टॉप 5 में से एक है। सो जहाँ मैं वीक हूँ वहाँ मुझे टॉप चाहिए, बिकॉज मेरा गोल क्या है, IPO। इसीलिए हर वो काम हम करते हैं, ठीक है। और अगर अर्न करना चाहें या साइड मनी करना चाहें और भी अर्न कर सकते हैं, बट 34 की एज है, हम दोनों बैठ के ब्रैकेट लगाए हैं कि मुझे इतना ही फंड चाहिए और इतने का ही हमें एसेट्स बनाना है, बाकी सब कुछ री इन्वेस्टमेंट करना है।
आज तक मैंने कहीं कोई स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाया, बिकॉज मुझे लगता है कि मेरा अपना प्रोडक्ट, मेरा अपनी इंडस्ट्री ही स्टॉक मार्केट है, मैं यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। सो मैक्सिमम पैसा हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। आज धंधा देखिए 5 साल का होता है, कुछ पैसे आप लगाते हो आज के बिजनेस के लिए जो आज कर रहे हो, जैसे ये स्टूडियो है, इनका कुछ पैसा आज के लिए होगा, कुछ पैसा लगाना चाहिए अगले साल क्या करेंगे, कुछ पैसा उसके आगे क्या करेंगे। सो 5 साल का अगर जिस बिजनेस का विजन प्रॉपर है, सो मार्केटिंग भी ऐसे ही होती है। 5 साल आपका अगर 5 साल का विजन है, आपको पैसा ऐसे ही लगाना चाहिए। कुछ रिजल्ट आज मिलेंगे, कुछ कल मिलेंगे, कुछ परसों मिलेंगे। एक फैसिनेशन, एक वर्ड है, जैसे आपने बोला कि आप एक ड्रीम लेके चल रहे हो, क्या कि ड्रीम क्या, बस को आप ट्रू करके दिखाओगे कि आप आईपीओ लॉन्च करना चाहते हो। बहुत सारे बच्चे अपना स्टार्टअप करने, उन्होंने कोई भी शार्क टैंक देखा या कोई और बेसिकली कुछ ऐसा वीडियो देखा, एंड दे हैव स्टार्टेड फैसिनेटिंग कि हाँ यार मुझे भी ऐसी बड़ी कंपनी बनानी है। बट वो कोर वैल्यूज़ जो हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपने बहुत सारे कोर वैल्यूज़ पे काम किया, तब जाके आप ये चीज़ सोच पाए, टीम बनाई। आपने जैसे बोला कि आपने बहुत सेलेक्टेड लोगों को चुना अपना काम करने के लिए। तो जो लोग फैसिनेट कर रहे हैं कि मुझे शार्क टैंक जैसा ब्रांड बन जाना या इन्वेस्टर का मनी रेज करना है, फंड रेज करना है, उनके लिए आपका जो एक रियल एक मैसेज होगा वो क्या होगा कि उनका फोकस क्या होना चाहिए? क्या फंड रेजिंग या फिर जो फैसिनेशन वो कर रहे हैं उसके लिए उनको किस तरीके से वर्कआउट करना चाहिए, या फिर अगर उन्होंने प्लान कर लिया कि मुझे शार्क टैंक के इस ब्रांड के जैसा ब्रांड बनाना है, तो कैसे उस ब्रांड को वो बना सकते हैं और रियल मायनों में बना सकते हैं, सिर्फ कागजी नहीं या सिर्फ एडवर्टाइजमेंट का पैसा या इन्वेस्टर का पैसा वेस्ट करके नहीं, वो कैसे कर सकते हैं वो? अच्छा, सबसे पहले कि इन्वेस्टर की बात करें, सो इन्वेस्टर के लिए मैटर करता है हाउ क्रेडिबल यू आर। राइट। एक फाउंडर कितना क्रेडिबल है। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा, क्रेडिबल नहीं हो, वो पैसा नहीं लगाएगा। जैसे बैंक, आप 200 करोड़ का धंधा करते हो लेकिन उसका सिविल स्कोर अगर 600 के नीचे है, तो वो आपके 200 करोड़ से उसको मतलब नहीं, उसको सिविल स्कोर से मतलब है। सो मुझे लगता है हर एक एंटरप्रेन्योर का अपना सिविल स्कोर खुद का होना चाहिए और वो चेक करता रहे कि मेरी अपनी मार्केट वैल्यू क्या है, मेरी अपनी ठीक है एजुकेशन क्या है, मेरे अपने एडिकेट्स क्या है, मेरे फेलियर कितने, मेरा अपना कमिटमेंट कितना, सेल्फ कमिटमेंट कितना, टीम कमिटमेंट कितना है, एक स्कोर बना दे। और तो जब आप अपने में ही आपका क्रेडिट स्कोर अगर 700 प्लस है, 800 प्लस है, तो बहुत सारे स्टार्टअप्स सर आज भी हैं जिनके पास ज़ीरो फंड था, इन्वेस्टर ने डे 1 में फंड दिया है उनको, डे 1 पे। तो अब आज साइकोलॉजी चेंज हो गया है, लोग पैसे लेके बैठे हैं। कभी आपको नहीं लगता कोई बच्चा अगर आपको मिले और उसकी आइडिया में दम लगे और उसको लगे सर अगर कोई मुझे 1 लाख रुपया दे दे तो मैं ये कर दूंगा, आप दो या ना दो, लेकिन कभी कभी इच्छा होती है यार हाँ दे दे 1 लाख रुपया, लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है ना, लगाया जा सकता है। कि हर दिन हम हर किसी से मिलते हैं। हाँ, या उनको लगाया जाता है। कई बार हमें लगता है कि यार इसको अभी और ट्रेनिंग की जरूरत है, हम उसको बोलते हैं तो मेरी टीम में आ जा। सो अब समझो हम भी इन्वेस्टर की तरह सोच रहे हैं कि हाँ चलो काम में आएगा। सो इन्वेस्टर भी ऐसे सोचता है। सो हर जितने भी स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको अपने ऊपर बहुत काम करना चाहिए। इफ़ यू बिकम ब्रांड, सो फील लाइक अ ब्रांड, ट्रीट लाइक अ ब्रांड, बिहेव लाइक अ ब्रांड। आपको डिफरेंट साइकोलॉजी को स्टडी करना पड़ेगा। जो फेल हुए हैं उनको तो 10 बार सुनो। जैसे नेटफ्लिक्स पे बहुत सारे फेलियर एंटरप्रेन्योर के वेब सीरीज आए हैं। मैं विजय माल्या का देख रहा था। विजय माल्या अगर आज भारत में होते तो जीडीपी का ग्रोथ कुछ और होता, बिकॉज उन्होंने भारत के लिए वो किया था जो कोई नहीं कर पाया था। बट गलत एटीट्यूड, एक ईगो, छोटा सा ईगो, सब कुछ ओवरनाइट बर्बाद कर दिया। वो बोलते थे आई एम गुड टाइम्स। गुड टाइम्स कोई नहीं होता, गॉड के अलावा गुड टाइम्स कोई नहीं है और ना कोई नंबर 1 है। आप ओनली 1 बनो। तो अब उनसे क्या सीखने का है? भाई कितने भी बड़े हो जाओ ये सब बातें ना बोलो, गुड टाइम्स है, मैं भगवान हूँ, ये सब, बिकॉज सब ईश्वर दे रहा है, तिनका उसका है। ग्रेटिट्यूड रखो जी। और ये छोटी छोटी चीज़ें आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है सर। नहीं है तो फिर सफलता मुश्किल है। अभी हमने सर डिस्कशन किया कि चाहे मार्केटिंग हो या कुछ हो, उसके लिए हमारे लिए 5 साल बिजनेस प्लान आपका 5 साल का होना चाहिए। तो ऐसे 5 कौन से डूज और ऐसे 5 कौन से डोंट्स हैं जो एक एंटरप्रेन्योर उसको देखने चाहिए? ओके,
सो डूज पहले बताते हैं सर। बिल्कुल। एक तो सेल्फ स्किल, सेल्फ बिलीफ उनके पास खुद का होना चाहिए। मार्केट स्ट्रैटेजी हर दिन करना चाहिए। अगर वो किसी प्रोडक्ट में है, उनके पास एक ही एम्प्लॉय है, रिव्यू सिस्टम डेली होना चाहिए, डेली रिव्यू उनको करना चाहिए। उनके पास एक डायरी ऐसी हो जहाँ उनके टू डू लिस्ट और उनका प्लान उनके पास हो। उनको अपने फाइनेंशियल पता होना चाहिए, उनको अपना P&L पता होना चाहिए, उनको अपने खर्चे पता होने चाहिए, उनको कल क्या करना है वो पता होना चाहिए, राइट। ये उनको डेली करना चाहिए और डेली कोशिश करें अपने इंडस्ट्री का कोई एक ऐसा स्किल डेली वो सीखें पर डे। जो नहीं करना चाहिए, अपने नेटवर्क को आज फिर से देखो। कोई ऐसा व्यक्ति तो आपके पास नहीं है जो आपकी एनर्जी को डेली ड्रेन कर रहा है, आप उससे लंबी बातें कर रहे हो और नेगेटिविटी को अंदर ले रहे हो। नेगेटिव पीपल से इमीडिएट दूर होना चाहिए। ये हर एंटरप्रेन्योर को, चाहे आप छोटा ही क्यों ना कर रहे हैं, आपको अपने नेटवर्किंग पे बहुत फोकस करना चाहिए। बिकॉज अगर आपका नेटवर्किंग अच्छा है तो आप लाइफ में बहुत कर सकते हैं। तो गलत नेटवर्किंग आप ना करें। आप कोशिश करें कि इंटेक क्या कर रहे हैं। मैं बता दूं, आपका ब्रेन या आपका हैबिट्स आपके इंटेक से, यानी क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं, उससे भी मैटर करता है। हायरिंग के वक्त आप कोशिश करें इमोशनल ना रहें। आप टूल का यूज़ करें या थर्ड पार्टी से आप हायरिंग करें। हायरिंग ऐसे ही ना करें। कोई भी कमिटमेंट आप किसी को ओरली ना करें। बिल्कुल पेपर पे करें और पेपर पे ही डिस्कस करें, राइट। अपने फंड्स को, अगर आपका करंट अकाउंट है तो आप उसको सेविंग ना समझें, ठीक है। आप कंपनी के पैसे को कंपनी का पैसा समझें, क्योंकि छोटे एंटरप्रेन्योर में क्या होता है, उनको लगता है मेरा पैसा है। पैसा सब कुछ देने के बाद जो बचा है वो भी आपका पैसा नहीं, क्योंकि उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है और आपको अपने ब्रांड पे खर्च करना है। एक सर बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर मैं बातचीत करना चाहूँगा। वो लोग ब्रांडिंग को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते। उनको ये लगता है ये ब्रांडिंग का जो काम है वो पेप्सी का है, कोको कोला का है या इस तरीके का है, वो दे डोंट वांट टू। उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, बट मेरे को कहीं पे ये लगता है कि नहीं, ब्रांडिंग एक बहुत इम्पैक्टफुल डिसीजन हो सकता है। आपका ब्रांडिंग को लेके क्या कॉल है? सर आज के टाइम में सब कुछ वही है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं। सो ब्रांडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि आप दिख कैसे रहे हैं, आपका वो ब्रांडिंग है, राइट। आज हम क्यों महंगे महंगे शूज़, महंगे महंगे क्लॉथ्स पहनते हैं? ब्रांड तो है कि यार मुझे क्लास लगेगा। सो अपने प्रोडक्ट आप नहीं ब्रांड करोगे, कोई कॉम्पिटिटर आएगा, ब्रांडिंग पे ध्यान देगा और आप फूड पांडा की तरह बाहर हो जाओगे। जोमेटो की तरह कोई आएगा, सारे मार्केट को बाहर कर देगा। कोई जियो की तरह आएगा। कभी आपने सोचा था कि हॉटस्टार बिकेगा जियो से? आज का बच्चा जियो है। मैटर नहीं करता स्टार्ट किसने किया। सो हर एंटरप्रेन्योर को जियो की केस स्टडी पढ़नी चाहिए, ठीक है। क्या किया उन्होंने हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में, ठीक है, वो फ्री का स्कीम लेके आते हैं, ठीक है। और उस स्कीम पे मैंने उस दिन वीडियो बनाया था। उनका एक प्रोडक्ट नहीं, उनके 7 प्रोडक्ट एक साथ हिट हुए। उनका जियो फाइबर इंटरनेट, जियो सिनेमा, जो कि जियो सिनेमा फ्री में मोबाइल में आपके हुआ करता था। सो अगर ब्रांडिंग फोकस नहीं करेंगे, आप देखिए जो लोग आज यूनिकॉर्न है या बड़े लेवल पे, विदाउट ब्रांडिंग कुछ भी नहीं। अभी तो उन्होंने बहुत बड़ी एंट्री मारी है, कैंपा कोला ब्रांड जो है, जो कि ऑलमोस्ट और सिर्फ 20 करोड़ रुपए में। और मुझे लगता है जिस तरीके की मैं प्लानिंग देख रहा हूँ, मतलब 1000 करोड़ तो मुझे लगता है उन्होंने सिनेरियो में ले आए हैं। और वो 14,000 करोड़ का ये पूरा सेगमेंट है, जिस सेगमेंट को वो एंटर कर रहे हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो होने वाला है। अगर कैंपा कोला वो अपने वेंचर्स के लिए फ्री में भी रख देना, 1 रुपये में भी देना शुरू कर दे। सो आप सोचिए, आज उनके पास IPL है, आज उनके पास हॉटस्टार है, आज उनके पास वर्चुअल पावर है, राइट। कैंपा कोला के ब्रांडिंग के लिए उनको ब्रांडिंग पे खर्च नहीं करना है। उनके पास ऑडियंस है, जहाँ पे कैंपा कोला स्पॉन्सर करके 2-4 मूवीज, शॉर्ट फिल्म्स और एक लीक करवा दिया तो हो गया काम, हो गया ब्रांड। फॉग आपने देखा होगा, बिल्कुल। बहुत कम टाइम में फॉग, ठीक है, परफ्यूम ब्रांड में, डीओ में एक बड़ा नाम बना। बस उसका एक ही था, उसने अलग तरीके से ब्रांडिंग किया
क्या चल रहा है, से किया। आज भी ये होता है फॉग चल रहा है। राइट 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 राइट। यहीं पे सर एक और क्वेश्चन मेरा ये आता है, आजकल ये जो बहुत सारे बिजनेसेस हैं हाँ, जो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट की कॉल के ऊपर चल रहे हैं, आपने बहुत अच्छा एग्जांपल फॉग का लिया, और ऐसे ही आज की डेट में अगर आप देख रहे होगे तो बहुत सारे ऐसे परफ्यूम ब्रांड्स हैं हाँ, जो स्केल अप करे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके इंटरनेट या सोशल मीडिया के उससे ग्रो करे हैं। उनका अपना, अगर आज की डेट में ये इंटरनेट या ये इंस्टाग्राम ये सब किल हो जाए तो उनका बिजनेस धड़ से नीचे गिर जाएगा। वहाँ पे आपको क्या इनपुट देना चाहोगे? अच्छा, ये बहुत बड़ा सवाल ये है, बहुत अच्छा है। अगर आप इंटरनेट के बादशाह हो या आपका ब्रांड, आप सेंसेशन ब्रांड हो, इमीडिएट कोशिश करो कि उस टाइम को तुरंत मोनेटाइज करके अपने ऑफलाइन स्टोर्स डाल दो। एक अच्छा कोलेब्रेशन कर लो, मॉल्स में आपका ब्रांड पहुंच जाए, डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट बन जाए, तुरंत आप किसी प्रोडक्शन फैक्ट्री से बात करो, अपना कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराओ, डिस्ट्रीब्यूशन आप बनाओ, ठीक है। अब एक इन्फ्लुएंसर ने अपना एग्जैक्टली अगर ये सीखना हो, राइट, किसी मेट्रो सिटीज़ में नहीं आए, किसी टीयर 1 में नहीं आए, सो डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज़ कर रहे हैं और कैसे उसको मोनेटाइज कर रहे हैं अपने ऑडियंस को। लाहौरी जीरा भी एक ऐसा ही ब्रांड है हाँ। जिन्होंने रिटेल चेन को टारगेट नहीं किया, बड़े बड़े मॉल्स को टारगेट नहीं किया, उन्होंने टारगेट किया जितनी भी चाय की टपरीज हैं या फिर जितने भी आपको रेलवे स्टेशन से, वहाँ पे उन्होंने 10 रुपये का पाउच, क्योंकि जो सिगरेट पिएगा बेसिकली उनको लाहौरी जीरा मिलेगा, वो भी 10 रुपये का। हाँ, जो तो वो एक बहुत अच्छा एक कन्वेंशनल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, और उसके बेसिस पे आज की डेट में आप देखिए बड़े बड़े ब्रांड कोको कोला हो गया, लिम्का हो गया, उनके कंपटीशन में कहीं ना कहीं आपको एक लाहौरी जीरा भी, जो कि बहुत स्मॉल स्केल से एक ब्रांड आया हुआ, वो आपको दिखेगा। सिमिलरली अपना मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे एक बिंदु करके ड्रिंक चलता है जो साउथ की मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा चलता है। उन्होंने भी अपने सिमिलर काइंड ऑफ वे है, प्रोडक्ट सेम है, जीरा जैसे लेके आया, कन्वेंशनल अलग तरीके का ड्रिंक है। बिंदु ने भी अपने आप को बहुत अच्छे से स्किल किया, उसने अपनी कलर स्कीम भी उसी तरीके की रखी। बिंदु जीरा अगर आप देखोगे वो उसने ग्रीन कलर से निकाला, फिर जब वो दूसरी मार्केट के अंदर गया उसने वहाँ पे उसकी कलर साइकी को देखा, फिर उसने उस कलर साइकी के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया। तो यस, ब्रांडिंग और ये जो इम्पैक्ट है ना, ये बहुत कुछ एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत मैटर करता है सर। एक बहुत बड़ा। और एक और चीज़ देखा है कि जो ऐसे बिजनेस हैं जो फेस ब्रांडिंग के ऊपर चलते हैं, जहाँ पे आपका जो एंटरप्रेन्योर है वही आपके लिए सब चीज़ें, ऐसे मॉडल्स को आगे स्केल करने में बहुत ज़्यादा इशू आता है। मैं अगर बातचीत करूँ विवेक बिंद्रा जी की, तो वहाँ पे वो फेस ऑफ द कंपनी है। मैं बातचीत करूँ किसी सीए का, तो वो फेस ऑफ द कंपनी है। अगर वो सीए नहीं है तो उसके साथ उसकी सर्विसेज नहीं आएंगी। मैं बातचीत करूँ अगर डाइटिशियन जैसे बिजनेस की, वहाँ पे वो फेस ऑफ द कंपनी है। अगर वो नहीं है तो उसके बाद आगे की सर्विसेज नहीं जा पाएंगी। ऐसे मॉडल्स कैसे स्केल कर सकते हैं? ग्रेट। और अब इसी में एक नाम और आप लीजिए, MDH, बाबा छाप पत्ती, जो लोग जो छोटा मोटा नशा करते हैं उनके लिए। तो ऐसा नहीं कि फेस ब्रांड लोग सक्सेस नहीं हुए। हाँ, जब फेस ब्रांड मेन स्ट्रीम बन गए हैं वो बहुत हार्मफुल है। जो कंपनियां पर्सन ड्रिवन है वो जनरेशन 2 तक नहीं जा पाएंगी। जनरेशन 1 का बिजनेस, ये सारे बिजनेसेस को हम जनरेशन 1 बिजनेस करते हैं। जो फाउंडर, जैसे फिजिक्स वाला है, तो आज वो 8,000 करोड़ का धंधा भले से कर रहे हैं, बट वो अलग पांडे सर के फेस की वजह से है, ठीक है। बट दृष्टि IAS जो है वो प्रोसेस ड्रिवन हो चुका है, वो दिव्य कीर्ति सर के साथ नहीं, क्योंकि दिव्य कीर्ति सर ने कभी दृष्टि का टी शर्ट नहीं पहना, और वो क्लेम नहीं करते कि मैं दृष्टि का फाउंडर हूँ। वो बोलते हैं कि दृष्टि एक इंस्टीट्यूशन है जिसका मैं प्रमोटर हूँ, राइट। अब जैसे अनअकैडमी है, अनअकैडमी कई जनरेशन तक चलेगा क्योंकि उसका फेस नहीं है। इनको बढ़ने में टाइम लगता है, जो जिनका फेस नहीं होता, बट ये सस्टेन लंबा करते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि इमीडिएट बेसिस पे इनको प्रोसेस ड्रिवन करना चाहिए। उनको कंपनी से आउट करके, अपने को फाउंडर CEO ना बोल के उनको बोलना चाहिए आई एम द प्रमोटर ऑफ दिस कंपनी, मेरा स्टेक है, और उस कंपनी को कंप्लीट प्रोसेस ड्रिवन वो कर दे। प्रोडक्ट ऐसा हो जो किसी ब्रांड के नाम से बिके, ना कि पर्सन की फ़ोटो के साथ। यस, जैसे हम लोगों ने अभी ये डिस्कशन किया कि जब आप लॉन्गर स्पेन के अंदर आप डिजिटली हिट हो गए हो, डिजिटली हिट होने के साथ साथ आपको ऑफलाइन के अंदर तुरंत अपनी चीज़ों को वर्कआउट करना, आपको अपने आप को एनालाइज करना, और आप चले गए। सिमिलरली जब आप फेस ब्रांडिंग मॉडल्स के अंदर हैं तो आपको बहुत जल्दी से एनालाइज करना पड़ेगा कि हाँ, दिस इज़ द राइट टाइम। या तो आप कोई प्रोडक्ट लेके आओ या कुछ लेकर जहाँ से आप अपनी फेस ब्रांडिंग को डिस्कार्ड करके छोटा सा ये प्रमोटर का वो लगा के और
अपने किसी ना किसी प्रोडक्ट को लेके कंपनी को स्टेबल कर लो। बिल्कुल सर, ये बहुत ज़रूरी है। आज लेंस कार्ड के फाउंडर हैं, सो लेंस कार्ड फाउंडर से नहीं चल रहा है। राइट। लेंस कार्ड अपनी एक वो आइडेंटिटी है जी। सो बहुत सारे लोग ना समेट के रखते हैं अपने पास कि सब कुछ मुझसे ही होगा, मेरी फ़ोटोज़ होंगी, सारी चीज़ें। इसीलिए जितने भी फेस वाले कोचिंग बिजनेसेस हैं, अगर उनके फाउंडर कुछ होता है तो कोचिंग ही बंद हो जाती है। सो आपको ऑर्गेनाइजेशन बनना है, सिर्फ लिवरेज देना है आपको। यस, leverage देना और आपको प्रमोटर रहना है। सर बहुत सारे जो यंग यूट्यूबर्स हैं जो आपका प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जैसे मैं बात करूँगा, कोई बिलासपुर से है, कोई रांची से है, कोई कानपुर से है, और या कोई आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन से अगर आपके प्रोडक्ट को बेसिकली यूज़ कर रहा है, तो वो कन्विंस कैसे होते हैं? क्योंकि मार्केट में टीयर 3 में एक जो आपका प्रोडक्ट का जो एक अमाउंट है वो एक डिसेंट अमाउंट है स्पेंड करने वाइज, अगर हम बात करते हैं तो टीयर 3 के हिसाब से हम बात करते हैं, तो वो लोग कैसे, आपकी क्या ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं या कैसी वैल्यू आप दे रहे हैं लोगों को ताकि लोग कन्विंस हो रहे हैं एक डिसेंट अमाउंट स्पेंड करने के लिए आपके प्रोडक्ट पे? ग्रेट सर। तो इसकी शुरुआत होती है पोजिशनिंग पे। जी। डे 1 में हमें पता था कि ब्रांड की पोजिशनिंग कैसे रखनी है, राइट, और कैसे रखनी है। सो हमेशा जो ब्रांड की पोजिशनिंग थी वो LG, सैमसंग और बड़े ब्रांड्स के साथ था। डे 1 में हमने कहा कि हम कोई सस्ता प्रोडक्ट नहीं देते, हम प्रीमियम प्रोडक्ट देते हैं और अच्छा प्रोडक्ट देते हैं। पूरी मार्केट जब हमने स्टडी किया तो वो सस्ता बेचने में लगी थी, वॉल्यूम में। हमने कहा वॉल्यूम में नहीं जाएंगे, हम क्वालिटी में जाएंगे और लेस क्वांटिटी में अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे हम। दूसरा ये है कि हम स्टूडियो बनाते हैं टीचर्स के लिए, यूट्यूबर्स के लिए, कोचेस के लिए। तो इतना महंगा इक्विपमेंट ना ये क्रोमा में मिलता है, ना ये विजय सेल्स मिलता है, ना कोई अमेजॉन से खरीदेगा। तो तीनों मार्केट हमारे लिए बस। अब विजय सेल्स में क्यों जाते हैं लोग? एक्सपीरियंस करने के लिए। इसीलिए हमने फोकस किया एक्सपीरियंस सेंटर पे, क्योंकि एक्सपीरियंस सेंटर पे आपका कैपिटल लगता है, पैसा लगता है। आपका कॉम्पिटिटर एक्सपीरियंस सेंटर नहीं ओपन कर पाएगा क्योंकि अभी उन्होंने शुरू किया है और आपने जर्नी क्रॉस कर लिया है। तो हमने एक्सपीरियंस सेंटर फोकस किया। एक्सपीरियंस सेंटर पे जब आप आते हैं तो अब आप प्रोडक्ट, एक्सपीरियंस सेंटर की थीम, उनकी सर्विस, उन चीज़ों पे आप, और हमने सर्विस को भी मार्केटिंग पे लगाया, क्योंकि अभी कोई प्रोडक्ट आप खरीदें, अब इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो तुरंत सपोर्ट देने वाला कोई नहीं है। बट हमारे यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट आपने लिया है, हमारा IVR नंबर है, कॉल करिए, सपोर्ट मिल गया। यानी सर्विस मार्केट गैप था, उसको हमने मार्केटिंग पे लगाया कि हम लोग 24/7 हमारा चैटबॉट सपोर्ट सिस्टम है। और डे 1 से कहा हम सस्ते नहीं हैं, हम महंगे हैं। तो जो जो गैप था उसको हमने मार्केट किया, उस गैप्स को मार्केट किया, और इंटरनेट पे यूट्यूब पे आके कुछ बेचा नहीं, उनको एजुकेट किया, उनको समझाया कि जैसे 10x10 के रूम में आपका पॉडकास्ट सेटअप कैसा होना चाहिए, क्या बैकग्राउंड होना चाहिए, कौन सा इक्विपमेंट होना चाहिए, कैसे शुरू कर सकते हैं आप, कौन सा बेसिक इक्विपमेंट, यही लोगों को जानना है। और आपको एक्सपीरियंस करना है तो हमारे 11 ब्रांचेस हैं, आप जाके एक्सपीरियंस करो। मुझे लगता है कि आज का पॉडकास्ट देखने के बाद जो बहुत सारे लोगों के, हमारा जो मेन डिस्कशन था कि मार्केटिंग कैसे करें, तो उसमें हमने बहुत सारे पॉइंटर्स को टच किया। हमने फेलियर्स को भी समझा, एक बहुत इंटरेस्टिंग आपने सिनेरियो वहाँ पे रखा कि किस तरीके से आपके स्टोर में चैलेंजेस आए और फिर से आपने उसको स्टार्ट किया और आपकी टीम ने बेटर परफॉर्म किया, पहले के सिनेरियो से अच्छा परफॉर्म किया। फिर जो पर्सन अगर स्टार्ट करना चाहता है तो आपने ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो दिया कि अगर आप अपना कुछ एक्सपीरियंस सेंटर बनाते हैं, स्पेशली टीयर 3 सिटीज़ या टीयर 2 सिटीज़ में, तो लोगों को आपके प्रोडक्ट को जब एक बार देखने का मौका मिलता है तो उनको रियल एक्सपीरियंस आता है। तो ये बेसिकली लर्निंग सभी के लिए, जो भी हमारे व्यूअर इसको सुन रहे हैं, तो अगर आप काम कर रहे हैं आज नहीं तो कल, अगर आप 1 साल के बाद, लेकिन इसको प्लान में उनको लेके चलना चाहिए। हाँ। और मुझे लगता है आपने बहुत वैल्यू ऐड की और बहुत क्लैरिटी मिलेगी कि डे बाय डे या स्टेप बाय स्टेप, और मार्केटिंग चैनल्स हो या लेसन्स हो, सारे लेसन्स इनको मिलेंगे। और जो भी आपकी क्वेश्चंस, क्वेरीज हैं, जो लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं, प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में डालिए। और मुझे लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस का, क्वेरीज का आज सॉल्यूशन आपको इस पॉडकास्ट के थ्रू से मिल जाएगा, और बहुत अच्छी लर्निंग। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना वैल्यू ऐड किया, वैल्यूबल बनाया हमारे इस पॉडकास्ट को। और या
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। मिलते हैं अपने अगले एपिसोड के अंदर नई शख्सियत के साथ। थैंक यू। और इस पॉडकास्ट में आपने क्या सीखा है उसको ज़रूर आप मेंशन करना, और आप ये भी मेंशन करना कि आपकी बर्निंग प्रॉब्लम क्या है। राइट। और अगर आपको जिस दिन आपकी बर्निंग प्रॉब्लम समझ में आ गई उस दिन आप जीत गए हो, बट बर्निंग प्रॉब्लम समझने के लिए आपको बहुत स्टडी करना पड़ेगा। धन्यवाद। हाँ, बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सर, थैंक यू।